नमस्कार, मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से YouTube चैनल सिंघानिया एसवीसी पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इसकी जो है पार्ट 6 यानी कि भाग 6 वीडियो पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें टॉपिक की शुरुआत करेंगे उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। आखिर यह उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन की आवश्यकता क्यों हुई, तो इसके बारे में आप लोग समझिए कि उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए हम लोग पादपों का प्रजनन इसलिए करें ताकि उसमें जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व है उस फसल में अच्छी ढंग से आ जाए। तो इसकी आवश्यकता इसलिए हुई। तो पूरे वर्ल्ड में की बात की जाए तो पूरे विश्व में लगभग 840 मिलियन से अधिक लोग हैं जिनको जो है अभी भी खाद्य तथा पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए क्या किया गया कि उसमें सूक्ष्म पोषकों की मात्रा को अच्छे ढंग से आ जाए ताकि वो लोग भी पोषक तत्व को अच्छे ढंग से प्राप्त कर सके। फर्स्ट पॉइंट, अनाजों में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी होती है। अनाजों में क्या होती है कि लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी होती है। सन 2000 ईस्वी में मक्के की संकर प्रजाति विकसित की गई जिसमें पहले की तुलना में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा दुगुनी थी। तो क्या थी? लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा दुगुनी थी। एक नए किस्म का मक्के का जो है प्रजाति विकसित की गई जिसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा दुगुनी थी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। चावल की एक ऐसी प्रजाति को तैयार किया गया जिसमें इसकी सामान्य प्रजाति की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा आयरन था। तो ये दोनों आप पॉइंट समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक बायोफोर्टिफाइड सब्जियों को उत्पन्न किया गया। तो उन सब्जियों को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या विटामिन पाए जाती हैं। तो जैसे में देखें कि विटामिन सी से भरपूर आपको मिलेगा बथुआ, टमाटर, करेला, सरसों, इसमें जो है विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए से भरपूर उस जो है गाजर, पालक, कद्दू, इसमें जो विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाए। आयरन व कैल्शियम की बात की जाए तो आयरन व कैल्शियम से भरपूर जो होते हैं वो होते हैं पालक और बथुआ। अगला देखते हैं कि प्रोटीन से भरपूर सब्जियां जो होती हैं वो होते हैं मटर, फ्रेंच बीन्स, लोबिया इत्यादि। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक हमने रखा जैव प्रबलीकरण, बायोफोर्टिफिकेशन। तो ऊपर भी बायोफोर्टिफाइड के बारे में बताया, तो यहाँ जानते हैं कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या है। जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलों का विकास ही जैव प्रबलीकरण कहलाती है। यानी कि जन स्वास्थ्य यानी कि आदमी को स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन, खनिज युक्त उच्च प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा, तो इन सभी चीज़ों को जो प्रजनित फसल का विकास हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रबलीकरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की नई किस्में विकसित की जिसमें अमीनो अम्ल, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक हो। तो उन नई किस्म की प्रजाति को जानते हैं जिसका नाम है शक्ति रतन। ये इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा पाई गई। तो आइए इस किस्म को समझते हैं फिर से। तो कृषि वैज्ञानिकों ने क्या किया? मक्का की नई किस्में विकसित की जिसमें एमिनो अम्ल। तो यहाँ देखिए एमिनो अम्ल की बात की जाए तो जानिए कि हमारे शरीर में जो है एमिनो अम्ल से ही क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया जिसमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में आते हैं। तो उन विमोचन किए हुए सब्जियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं। आइए देखते हैं। पहला है गाजर, पालक एवं कद्दू। इसमें जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दूसरा देखते हैं करेला, बथुआ, सरसों एवं टमाटर। इसमें जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पालक एवं बथुआ में आयरन व कैल्शियम की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन को समझ गए। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है एकल कोशिका प्रोटीन यानी सिंगल सेल प्रोटीन, इसी को कहते हैं SCP। तो आइए समझते हैं एकल कोशिका प्रोटीन, आखिर इसकी आवश्यकता हमें क्यों हुई। तो एकल
प्रोटीन कोशिका की आवश्यकता हम लोग को इसलिए हुआ ताकि हमारे जितने भी पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी हो तो इन माध्यमों से भी पूरा किया जाए। तो आइए इसका पहला पॉइंट हम लोग लिखें कि यह एक प्रकार का एक कोशिका का बना हुआ खाने योग्य पदार्थ है जो अत्यंत प्रोटीन युक्त होते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो यह एक प्रकार का जो क्या है, एक कोशिका का बना हुआ खाने योग्य पदार्थ है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक हम रखे हैं कि एससीपी के अंतर्गत, एससीपी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, इसके अंतर्गत प्रायः एक कोशिकीय जीव आते हैं जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु, ये सारे जीव इसके अंतर्गत आते हैं जो क्या है, एक कोशिकीय है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मानवों के द्वारा प्रायः उपयोग किए जाते हैं। यह क्या होता है, मानवों, एससीपी जो है मानवों के द्वारा प्रायः उपयोग किए जाते हैं। एससीपी का प्रयोग सामान्यतः अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया जाता है। देखिए अंतरिक्ष यात्री जो है इनसे बने सिंगल सेल से बने हुए प्रोटीन को उपयोग करते हैं। कब, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तब। तीसरा अगला पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ईस्ट, कुछ जीवाणु इत्यादि खाया जाता है। यानी कि जब वह अंतरिक्ष यात्री में जाते हैं तो क्या होता है, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ईस्ट, इनसे बने हुए कुछ टेबलेट्स जो होते हैं वो खाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव एकल कोशिकीय प्रोटीन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव भी क्या होता है, एकल कोशिकीय प्रोटीन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे में क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ईस्ट, ये क्या है, सूक्ष्मजीव है और वह कैसा सूक्ष्मजीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। तो क्लोरेला, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना की बात की जाए तो स्पाइरुलिना जो है उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा जो है लगभग 70% पाई जाती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं। स्पाइरुलिना को स्टार्च की उपस्थिति में आसानी से उगाया जाता है, यहाँ तक कि इसे भूसा, पशु खाद्य, वाहित मल में भी उगाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन के अलावा खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन भी प्रचुर मात्रा में रहते हैं। देखिए स्पाइरुलिना का जो उगाते हैं जिसमें 70% के आसपास जो प्रोटीन होते हैं, इसे बहुत ही गंदे तरीके से हम लोग उगाते हैं। एक तालाब होता है, उस तालाब में क्या किया जाता है, आलू का जो काट कर उसमें उसका जल जो होता है उसको धोते हैं, जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, वो उसमें डाल दिया जाता है। उसका पानी जब जाता है तो वह अच्छे ढंग से उग जाता है। साथ ही साथ उसमें भूसा डाल दिया था, पशु का खाद, फिर वाहित मल मूत्र होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। उससे जो होता है स्पाइरुलिना का विकास होता है। तो आई होप यह बात आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं। अगला है कि स्पाइरुलिना का उपयोग वायु प्रदूषक को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि वायु का प्रदूषण अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस समय हम लोग स्पाइरुलिना का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं कि ईस्ट, जिसमें जो है ईस्ट में होता है सेक्रोमाइसिस, कैनिडिडा, फिर है टोरोलॉप्सिस का उपयोग भी एससीपी के रूप में किया जाता है। इन सभी का उपयोग भी एससीपी के रूप में किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। 0.5 टन सोयाबीन से 40 केजी प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी कि 0.5 यानी आधा टन से जो है सोयाबीन से जो है 40 केजी प्रोटीन प्राप्त होती है। लेकिन इसी के तुलना में 0.5 टन ईस्ट से उतना ही समय में 50 टन प्रोटीन प्राप्त होता है। तो देखिए जहां पर 40 केजी प्राप्त होता है वहीं पर ईस्ट के माध्यम से 50 टन प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आइए इसी तरह अगला शब्द को हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन जो है 250 लीटर दूध देने वाली गाय, उसमें जो है प्रोटीन जो है 200 ग्राम प्रोटीन उत्पन्न करती है और उतना ही समय में 250 ग्राम सूक्ष्मजीव जो है मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस, ये सूक्ष्मजीव क्या करता है उतना ही समय में 25 टन जो है प्रोटीन उत्पन्न करता है। तो समझ गए होंगे बात क्या है कि 250 लीटर दूध देने वाली गाय जो है 200 ग्राम प्रोटीन उत्पन्न करती है, तो उतना ही समय में 250 ग्राम जो है सूक्ष्मजीव जो है यानी मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस जो है 25 टन जो है प्रोटीन उत्पन्न करते हैं।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। समाप्त करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके आप शेयर करें, दबा के लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाए और इसी तरह आप लोग के लिए फ्री एजुकेशन लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।